Hi. So today we'll be studying arsenic toxicity. Okay, arsenic toxicity. So there's it's a good mnemonic that is there, which I got from a source. So that is ARSENIC. Okay, इसके basis पे हम एक mnemonic बनाएंगे. But before that, let me tell you that metallic arsenic, the metallic part of arsenic, it is not that poisonous. It is not poisonous. Like unlike other metals, actually the main thing is arsenic is not actually a metal. Okay, it's something called a metalloid. Metalloid का मतलब होता है it is in between being a metal and a non metal, यानी कि दोनों ही है. वो एक metal भी है, उसकी properties metal से भी मिलते जुलते हैं और non metal से भी मिलते जुलते हैं. तो it's like in between metal and metalloid, है ना. तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, यस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्सेनिक. तो आर्सेनिक में सबसे पहले तो आर्सेनिक का जो मेटालिक फॉर्म है, ठीक है, आर्सेनिक का जो रॉ फॉर्म है विच इज़ जस्ट द मेटल इटसेल्फ, इट इज़ नॉन पॉइजनस. ठीक है, ये पॉइजनस कब बनती है? जब इसके सॉल्ट्स बन जाते हैं. ठीक है, मान लो ये कोई सॉल्ट बना लेती है, फॉर एग्जांपल कॉपर. कॉपर के साथ सॉल्ट बना देती है. दो टाइप्स ऑफ सॉल्ट बनाती है कॉपर के साथ. एक तो है कॉपर एसिटो आर्सेनाइट, जो पढ़ा होगा आपने एसपीएम में भी, एसिटो आर्सेनाइट. और एक था कॉपर आर्सेनाइट. ठीक है, इन दोनों के दो दो अलग अलग नाम हैं. और एक और बनाता है, वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड. ठीक है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड. तो ये तीन कंपाउंड्स वो बनाती है. ठीक है, अब ये कॉपर एसिटो आर्सेनेट जो है ना, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज़, जो एसपी में पढ़ा होगा आपने, पेरिस ग्रीन. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस ग्रीन. ग्रीन कलर नहीं, यहाँ पे ग्रीन लेते हैं. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिस ग्रीन. और ये जो कॉपर आर्सेनाइट है, इसका दूसरा नाम है शील्स ग्रीन. ठीक है, और ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का क्या दूसरा नाम है? आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड. इसका दूसरा नाम है क्या नाम है? संख्या. संख्या मतलब इन हिंदी तो संख्या का मतलब होता है नंबर्स, ऐसे याद कर सकते हो. और या दूसरा नाम है सुमालकर. ठीक है, सो संख्या या फिर सुमालकर. सो दिस आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म. ठीक है, ये क्या है? इट इज़ द मोस्ट 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 टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑल द आर्सेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आर्सेनिक पॉइजन के. यूजुअली क्या होता है, ये जो आर्सेनिक पॉइजन है ये बड़ा नोटोरियस है. ये जाता है वैस्कुलर एंडोथीलियम में, और यहाँ पे जो वैस्कुलर एंडोथीलियम के सेल्स हैं ना, इन सेल्स को अटैक करता है. ओके, तो आर्सेनिक गोज एंड अटैक्स दीज सेल्स, और इससे क्या हो जाता है? वैस्कुलाइटिस हो जाता है या एंडोथिलाइटिस हो जाता है. तो इट हैज़ अ वैस्कुलर मैकेनिज्म. ओके, और जो फेटल डोज होता है आर्सेनिक का, वो कितना होता होगा बताओ? 100 से 200 मिलीग्राम. ठीक है, उतना काफ़ी है किसी को मारने के लिए. सो 100 से 1000 मिलीग्राम. अब आर्सेनिक का जो वो है, क्या कहते हैं, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, वो क्या होता होगा एंड यूजेस. तो उसके लिए हम एक निमोनिक से याद करेंगे, दैट इज़ आर्सेनिक इटसेल्फ. तो ए इज़ फॉर, इट इज़ एन अबॉर्टिफेशेंट. व्हाट इज़ इट? अबॉर्टिफेशेंट, यानी कि उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अबॉर्शन. दूसरा, इट इज़ अ एफ्रोडीजियाक. एफ्रोडीजियाक का मतलब होता है कि ये लिबिडो को कम करता है. लिबिडो मतलब जो सेक्सुअल प्रोविस होता है या सेक्सुअल वो क्या बोलते हैं, लिबिडो तो आप समझते होंगे ना. इट्स लाइक द फीलिंग और द नीड फॉर सेक्स जो होता है वो कम हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एफ्रोडीजियाक्स में. फिर उसके बाद होता है आर्सेनोफेजिस. अब इसी को जो एफ्रोडीजियाक्स की तरह जो आर्सेनिक को यूज़ करते हैं, उन लोगों में ना
एक फिनोमिनन देखने को मिलता है, उन्हीं को आर्सेनोफेजस बोलते हैं, क्योंकि फेजस मतलब खाना आर्सेनिक को. सो दे ईट आर्सेनिक इन स्मॉल अमाउंट्स एंड सो दे बिकम टॉलरेंट टू आर्सेनिक. इसलिए उनको इतनी जल्दी से आर्सेनिक पॉइजनिंग होगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत टाइम से छोटा छोटा अमाउंट ऑफ आर्सेनिक खाते आ रहे हैं. तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं टॉलरेंट टू व्हाट, आर्सेनिक. तो इसलिए हम सीखते हैं कि आर्सेनिक पॉइजन में आर्सेनोफेजस के बारे में हम सीखते हैं. अब नेक्स्ट है आर. ओके, तो आर में कैसे सीखेंगे. आर इज नथिंग बट रेड वेलवेटी म्यूकोजा. ठीक है, स्टमक जो होती है ना, स्टमक का जो म्यूकोजा हो जाता है वो बिल्कुल वेलवेट की तरह, वेलवेट आपने फील किया होगा ना, तो काफ़ी हार्ड होता है. प्लस फिर रेड कलर का, रेड वेलवेट केक खाया होगा तो कलर भी वैसा सा हो जाता है, रेड वेलवेटी म्यूकोजा. प्लस एक और चीज़ होती है, दैट्स कॉल्ड रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन. ठीक है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि उनका जो बैक होता है ना, बैक ऑफ द बॉडी, वहाँ पे ऐसे रेन ड्रॉप्स की तरह काफ़ी सारी पिगमेंट्स इकट्ठी हो जाती हैं. लाइक अगर उनका ये बैक है, ठीक है, आप गूगल करके देख लेना, मेरे पास पिक्चर नहीं है. यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ना रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन टाइप्स का आ जाता है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन. फिर इसके लिए जो टेस्ट होती है जो इसको डिटेक्ट करती है, वो टेस्ट कौन सी है, वो भी आर से स्टार्ट होता है, विच इज़ रेंज टेस्ट. REINSCH. ठीक है, रेंज टेस्ट. इसके बाद होता है एस से. क्या होता है एस से, हम सीखते हैं शी हैंड्स हेमरेज. क्या है शी हैंड्स हेमरेज. अभी शी हैंड्स हेमरेज क्या होता है, शी हैंड्स हेमरेज होता है सब एंडोकार्डियल हेमरेज. सब एंडोकार्डियल हेमरेज यानी कि जो हमारा हार्ट है ना, हमारा हार्ट है, ये इसका एंडोथीलियम है, तो यहाँ पे सब एंडोथीलियल हेमरेज होता है, दैट इज कॉल्ड सब एंडोथीलियल हेमरेज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज शी हैंड्स हेमरेज. इसके बाद ई से क्या है, ई से क्या आता है, ई से आता है एक तो एंडोथेलाइटिस है ना, जो ऊपर बताया था. फिर एक आता है एरिथ्रोमेलाल्जिया. एरिथ्रोमेलाल्जिया, इसका मतलब जो पाम्स एंड सोज होते हैं ना, उसमें बड़ा रेड रेड कलर सा हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा दर्द और ये बर्निंग सेंसेशन होता है उसमें. फिर एक और होता है एक्सेसिव पिगमेंटेशन, या फिर उसको कह सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ पाम्स एंड सोल्स, एरिथ्रोमेलाल्जिया और एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम्स एंड सोल्स. इसके बाद है एन से न्यूरोपैथी. सो ये ना एक्चुअली न्यूरोपैथी जो होता है, इट रिसेम्बल्स सिंड्रोम नोन एज गुलियन बेयर. कौन सा सिंड्रोम पढ़ा होगा ना, गुलियन बेयर, जिसमें प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होता है बंदे को. तो कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन होता है इस न्यूरोपैथी का जो आर्सेनिक कॉज करता है. और इस तभी होता है जब मैसिव यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल डोज ऑफ आर्सेनिक लेते हो, तभी होता है. हमेशा नहीं गुलियन बेयर सिम्टम्स आते हैं. ठीक है, तो मैसिव डोज ऑफ आर्सेनिक लोगे तो फल्मिनेंट पॉइजनिंग होगा. फल्मिनेंट मतलब बहुत खतरनाक और बहुत अक्यूट जो पॉइजनिंग होता है ना, वो फल्मिनेंट पॉइजनिंग होता है इसमें. तो फल्मिनेंट पॉइजनिंग होता है इन आर्सेनिक पॉइजन. ठीक है, और जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है ना, इसमें ज़्यादा सेंसरी होता है. सेंसरी न्यूरोपैथी ज़्यादा कॉमन होता है देन मोटर न्यूरोपैथी. गुलियन बेयर इज अ टाइप ऑफ मोटर न्यूरोपैथी, बट इसमें सेंसरी ज़्यादा होता है, मोटर भी होता है. ठीक है, इसके बाद आता है आपका आयन ऑक्साइड. आई से आयन ऑक्साइड. आयन ऑक्साइड क्या है, आयन ऑक्साइड या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये क्या होता है, ये गैस्ट्रिक लवाज में यूज़ करते हैं. ये गैस्ट्रिक लवाज में यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग. तो इसलिए इसका नाम आयन ऑक्साइड करके हम पढ़ सकते हैं, तो हमें याद रहेगा. बट इससे भी अच्छा जो एंटीडोट होता है ना, बेटर दैन आयन ऑक्साइड इज योर बार, विच इज़ ब्रिटिश एंटी लुइसाइड.
ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। ओके, अगला है सी। सी से क्या आता है? सी से आता है कॉलरा। तो इसकी जो सिम्टम्स होती है ना, काफ़ी कॉलरा से मिलती जुलती होती है। डिफरेंसेस मैं अभी आपको सिखाऊंगी बिटवीन आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन आर्सेनिक टॉक्सिसिटी एंड दिस थिंग। अच्छा, मुझे याद आया कि जो ए है ना, इससे एक और चीज़ याद करना, वो है एल्ड्रिच मीज लाइंस। कौन सा लाइंस? एल्ड्रिच मीज लाइंस। तो ये मीज लाइंस क्या होता है? एल्ड्रिच मीज लाइंस होता है जो नेल होता है ना, बंदे का नेल, मान लो ये इसका नेल है, ये है ना, तो ये नेल पे ऐसे 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 करके लाइंस आने लग जाती है वाइट कलर की, और ये लाइन से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ इसको टॉक्सिसिटी हो रही है। ऐसे ट्रांसफर्स 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 लाइन्स आने लग जाती है बंदे के नेल्स में, तो उसी को हम एल्ड्रिच मीज लाइंस बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज क्विकली क्या है? ए से क्या क्या है? एल्ड्रिच मीज लाइंस, अबॉर्टिफेशेंट, एल्ड्रिच मीज लाइंस, अबॉर्टिफेशेंट है, आर्सेनोफेजिस यूज़ करते हैं, आर्सेनोफेजिस, और ये क्या है? एफ्रोडीजियाक है। ठीक है, एफ्रोडीजियाक। फिर आर से हमने क्या पढ़ा? हमने आर से पढ़ा रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, फिर हमने पढ़ा ये रेड वेलवेटी व्यूकोजा, फिर हमने पढ़ा रेंज टेस्ट। ठीक है, रेंज टेस्ट। उसके बाद रिकॉल विथ मी, ये बोलो मेरे साथ, मेरे बोलने से पहले यू हैव टू से। ओके, एस में क्या है? एस में शी हैंड्स हेमरेज, है ना, शी हैंड्स हेमरेज। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? ई से क्या पढ़ा था? एक तो एरिथ्रोमेलाजिया पढ़ा था, एरिथ्रोमेलाजिया, और हमने पढ़ा था हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द पाम्स एंड सोल। उसके बाद क्या? एन से क्या पढ़ा था हमने? एन से पढ़ा था न्यूरोपैथी, और स्पेसिफिकली कौन सा टाइप ऑफ न्यूरोपैथी पढ़ा था? गुलियन बेयर न्यूरोपैथी पढ़ा था। बट इवन दो गुलियन बेयर न्यूरोपैथी इज़ रेयर, सेंसरी न्यूरोपैथी ज़्यादा कॉमन है, यानी सेंसेशंस में दिक्कत होती है ज़्यादातर, मोटर न्यूरोपैथी कम होती है। बट एक बुक में लिखा हुआ है विश्वास में कि गुलियन बेयर न्यूरोपैथी की तरह मिमिक करता है, वो भी फल्मिनेंट वाला जो पॉइजनिंग में। फिर आई से क्या पढ़ा हमने? आयन ऑक्साइड, which is used in gastric lavage, but BAL is always better than BAL, which is British anti-Leucite, is always better than iron oxide. Okay, and then we have C से we studied that it mimics what? It mimics cholera. अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको ये जो मैकेनिज्म बताया था एंडोथीलियम वाला, वो तो आपको याद होगा ना। इसके अलावा भी इसका एक मैकेनिज्म है, ये सल्फाइडल ग्रुप्स कंटेनिंग एंजाइम, यानी कि सल्फाइडल मतलब एसएच ग्रुप कंटेनिंग एंजाइम्स को ये जाके इनहिबिट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होती है, हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन में एड करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो अगर मान लो सेलुलर रेस्पिरेशन को एड करने वाली एंजाइम्स जैसे पायरुवेट ऑक्सीडेज और ये सब जो एंजाइम्स, अगर इसको ब्लॉक कर देगी तो एंड में क्या होगा बताओ? सेल रिस्पायर नहीं कर पाएगी, तो सेल डेथ हो जाएगा, है ना। सो इट इज़ ऑल्सो अ फेटल टॉक्सिन बिकॉज इट टॉक्सिक, because it goes and inhibits the sulfidal group wala enzyme. And I say you can also remember, I forgot to tell you, imbibition. Okay, so imbibition का क्या मतलब होता है कि जब बंदा मरा हुआ होता है और उसको अगर हम मान लो उसको आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी नहीं भी हो रखी होती, बट उसको अगर हम ऐसे जगह पर डाल देते हैं, मान लो कोई सॉइल होती है जिसमें आर्सेनिक थोड़ा ज़्यादा कंटेंट में है, उस सॉइल में अगर हम डाल देते हैं, उसको गाड़ देते हैं, तो ही विल स्टार्ट इम्बाइबिंग या अब्जॉर्बिंग द आर्सेनिक। और बाद में अगर एक्सुमेशन के दौरान उसको दोबारा से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाता है सैम्पल्स को, तो ऐसा लगता है कि उसको आर्सेनिक का टॉक्सिसिटी हुआ था, बट इट्स नॉट ट्रू बिकॉज दी सॉइल से उसने इम्बाइब करा, उसको एक्चुअली में टॉक्सिसिटी नहीं हुआ था। तो इसलिए इट इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल वाइल एक्सुमेटिंग आपने विश्वास में पढ़ा होगा कि वाइल एक्सुमेशन यानी कि डिगिंग आउट डेड बॉडीज, ऑलवेज टेक सॉइल सैंपल, ऑलवेज टेक सॉइल सैंपल। वरना अगर आप सॉइल सैंपल नहीं लोगे तो क्या होगा, इससे गलत फहमी हो सकती है कि बंदे को आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी थी जब उसको एक्चुअल में नहीं थी। ओके, तो दैट इज़ वन थिंग। अब दूसरा आपको एक और निमोनिक इसमें याद करना पड़ेगा, 3G। ठीक है, ये भी अच्छा है, यू कैन रिमेंबर आर्सेनिक 3G। तो ये निमोनिक में क्या आपको याद करना पड़ेगा? एक तो यू कैन रिमेंबर कि इसमें गार्लिकी ओडर होता है आर्सेनिक का ना, इट्स क्वाइट गार्लिकी इन ओडर। फॉस्फरस, वाइट फॉस्फरस भी काफ़ी गार्लिकी ऑर्डर होता है, कैन रिमेंबर वाइट फॉस्फरस ऑल्सो। फिर उसके बाद गोल्डन हेयर होता है जो कि कैडमियम में भी दिखता है,
ठीक है। उनके कलर जो हेयर का कलर होता है गोल्डन हो जाता है। फिर एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिस नोन एज गुड सीड टेस्ट। वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर आर्सेनिक। तो 3G से क्या क्या याद हुआ? गार्लिक की ऑर्डर होता है, गार्लिक की ऑर्डर प्लस गुड सीड टेस्ट याद किया, और हमने गोल्डन हेयर याद किया। और गार्लिक की ऑर्डर जो होता है दैट इज़ ऑल्सो सीन इन वाइट फॉस्फोरस। कहाँ दिखता है? वाइट फॉस्फोरस, ये मत भूलना। और जो गोल्डन हेयर है वो कहाँ दिखता है? कैडमियम टॉक्सिसिटी में भी दिखता है। ओके, हो गया। इसके बाद अगर मान लो पॉइजनिंग के लिए सैंपल निकालनी है, सैंपल है ना, सैंपल जो होती है आर्सेनिक को टेस्ट करने के लिए 2 सैंपल्स लेते हैं। अक्यूट पॉइजनिंग है, मतलब शॉर्ट टाइम की पॉइजनिंग है और इंसान शॉर्ट टाइम में मर गया आफ्टर पॉइजनिंग, तो उसमें बेस्ट सैंपल जो लेते हैं वो है लिवर। क्या लेते हैं? लिवर लेते हैं। अगर क्रोनिक पॉइजनिंग है, क्रोनिक पॉइजनिंग है, तो जो बेस्ट सैंपल होती है वो कौन सी होती है? वो होती है बोन, हड्डी, क्योंकि वो हड्डी में जाके सेटल हो जाती है, इसलिए उसको वो बोलते हैं। तो आप 3G के साथ साथ 3B भी याद कर सकते हो। 3B से क्या याद कर सकते हो? एक तो बोन याद कर सकते हो कि बोन सबसे बेस्ट सैंपल होता है क्रोनिक पॉइजनिंग में। फिर दूसरा है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को कभी क्रॉस नहीं करता आर्सेनिक, यानी कि ब्रेन में कभी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और इट ऑल्सो कॉजेज समथिंग नोन एज ब्लैक फुट डिजीज़। ब्लैक फुट डिजीज़ क्या होता है? इसमें ना गैंग्रीन हो जाते हैं पैर में, और उसके बाद गैंग्रीन की वजह से वो ब्लैक 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 करके अपीयर करता है। सो हमने आर्सेनिक के लिए ओवरऑल जो निमोनिक्स पढ़े थे वो क्या क्या थे? एक तो आर्सेनिक इटसेल्फ, फिर हमने पढ़ा 3B और 3G, ठीक है। इसके अलावा भी यू शुड रिमेंबर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड होमिसाइडल पॉइजन इज नथिंग बट नन अदर दैन आर्सेनिक, ठीक है। बट अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द आइडियल होमिसाइडल पॉइजन, तो उसका आंसर क्या होगा? थैलियम। क्या होगा? थैलियम। आइडियल होमिसाइडल पॉइजन इज थैलियम, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड होमिसाइडल पॉइजन इज आर्सेनिक। आइडियल होमिसाइडल पॉइजन इज थैलियम। तो आपका क्या नाम है, पॉइजनिंग भी ओवर हो गया। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना भूल गई कि जो लुकोमेलानोसिस करके समथिंग होता है, ठीक है। लुकोमेलानोसिस ये क्या होता है? लुकोमेलानोसिस होता है कि एक बंदे का मुंह है, उसके ये जो मैलर एरियाज है ना, ये इसकी आंखें है, मान लो ये नोज़ है, ये तो इसको मैलर एरिया बोलते हैं। मैलर एरिया मैंने जाइगोमैटिक वाला एरिया, जहाँ पे जाइगोमैटिक प्रोमिनेंस होता है। तो जाइगोमैटिक प्रोमिनेंस वाले एरिया पे वाइटनिंग हो जाती है, यानी कि हाइपोपिगमेंटेशन। हमने पढ़ा था ना हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ पाम्स एंड सोल्स होता है, बट ये जो मैलर एरिया पे ये क्या हो जाता है? वाइट वाइट अपीयर होने लग जाता है। दिस इज नोन एज लुकोमेलानोसिस। अब ये लुकोमेलानोसिस जो होता है, दिस इज द अर्लीस्ट symptom in what? It is not the earliest symptom in acute poisoning, but it is the earliest symptom in chronic poisoning. So it is the earliest symptom in chronic poisoning. Got it? So acute poison में तो नहीं होता ये अर्लीस्ट सिम्टम लुकोमेलानोसिस, बट क्रोनिक पॉइजनिंग में ये अर्लीस्ट सिम्टम होता है, इसको भूलना मत। ओके, सो हमने काफ़ी कुछ आर्सेनिक के बारे में कर लिया है कि नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट। क्विक रिविजन करते हैं। क्विक रिविजन क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो आर्सेनिक जो होता है, इट इज़ व्हाट? इट इज़ द, उसका जो मेटालिक फॉर्म होता है वो पॉइजनस नहीं होता है, इट इज़ नॉन पॉइजनस। ओके, इट इज़ नॉन पॉइजनस। और मेटालॉइड होता है, यानी कि इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ विच इज़ इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। आर्सेनिक जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है इन इट्स मेटालिक फॉर्म, बट अगर उसका कोई कंपाउंड ले लो, जैसे कॉपर के साथ उसको कंबाइन कर लो या फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लो, तो ये पॉइजनस कंपाउंड्स बनाती हैं। तो जो कॉपर आर्सेनाइड है दैट फॉर्म्स समथिंग कॉल्ड पैरिस ग्रीन, और कॉपर आर्सेनाइड जो है वो शील्ड्स ग्रीन होता है, ठीक है। बट आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनता है, उसको संख्या या सुवालकर कहते हैं, विच इज़ द मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट टॉक्सिक। फिर मैंने आपको बताया था कि आर्सेनिक वैस्कुलाइटिस कराता है, क्योंकि एंडोथीलियम को क्या करता है? अटैक करता है। एंड ऑल्सो हमने नीचे भी पढ़ा था एंडोथीलियम को भी अटैक करता है, प्लस सल्फाइडल ग्रुप्स है ना, खा गया ये रहा। तो सल्फाइडल ग्रुप्स को भी क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। तो सल्फाइडल ग्रुप्स जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में
रेस्पिरेशन में काम होता है ना, उसका काम सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन अगर वो इनहिबिट करता है तो वो सेल डेथ हो जाता है ना, क्योंकि सांस नहीं ले पाता हमारा सेल और उससे फिर सेल डेथ हो जाता है, सिंपल एज दैट। फेटल डोज कितना पढ़ा था हमने, 100 to 200 mg। ओके, और जो आर्सेनिक के पॉइंट्स थे जो उसमें लिखने अगर एग्जाम में आता है तो वो भी हमने पढ़े थे। कौन से पॉइंट्स पढ़ने थे इसमें, एक सेकेंड, आई यूज अ डिफरेंट कलर, आई यूज ग्रीन दिस टाइम। डन। ओके, सो Aldrich Mees lines हो गए एक तो। इट इज़ अ abortifacient, it is used as an aphrodisiac, increases the libido। इट इज़ यूज्ड बाय आर्सेनोफेजेस फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि आर्सेनोफेजेस क्या करते हैं अपना लिबिडो इंक्रीज करने के लिए वो करते हैं। एल्ड्रिच मीज लाइन्स क्या होते हैं, एल्ड्रिच मीज लाइन्स ये नेल्स के ऊपर ट्रांसवर्स लाइन्स होते हैं। फिर हमने रेड वेलवेटी म्यूकोजा पढ़ा, विच इज़ म्यूकोजा ऑफ द स्टमक, और फिर रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन ऑन द बैक ऑफ द बॉडी, और रींच टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, एक और टेस्ट पढ़ा था ना, गुतरी, नॉट गुतरी, क्या था, गुडजीट टेस्ट। गुडजीट टेस्ट भी क्या है, इट इज़ अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, बट रींच टेस्ट जिसको मार्श टेस्ट भी कहते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है शीहैंस हेमरेज। शीहैंस हेमरेज सब एंडोकार्डियल हेमरेज होता है जो हार्ट के सब एंडोकार्डियम में होता है। उसके बाद है एरिथ्रोमेलाजिया, जो पाम्स एंड सोल्स में होता है, ऐसे बर्निंग सेंसेशन होता है, इट्स वेरी रेड रेड हो जाता है और बर्न बर्न फीलिंग आती है। फिर एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम्स एंड सोल हमने पढ़ा था। फिर ऑल्सो हमने लुकोमेलानोसिस पढ़ा था, जो कि द लुकोमेलानोसिस बताया था ना मैंने आपको, कहाँ गया, ये रहा। तो ये जो लुकोमेलानोसिस होता है, इट इज़ द मैलर एरिया में हाइपोपिगमेंटेशन हो जाना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था लुकोमेलानोसिस। तो हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ पाम्स एंड सोल भी होता है और लुकोमेलानोसिस भी होता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूरोपैथीज़। अब ये न्यूरोपैथीज़ जो होता है, मैंने आपको समझाया था कि गुलियन बेयर की तरह रिसेंबल करता है, बट व्हाट, सेंसरी से ज़्यादा सेंसरी ज़्यादा कॉमन होता है, मोटर कम कॉमन होता है। फिर उसके बाद है इम्बाइबिशन होता है, इम्बाइबिशन ऑफ डेड बॉडीज एक्सुमेशन के टाइम पे होता है, आयरन ऑक्साइड पढ़ा था। फिर सी से हमने कॉलेरा पढ़ा था। ओके, नाउ वी विल कम टू सैम्पल्स। सैम्पल्स अक्यूट पॉइजन में लिवर यूज़ करते हैं, क्रोनिक पॉइजन में बोन यूज़ करते हैं। और हमने पढ़ा था 3G। 3G से हमने पढ़ा था, एक तो ये वाइट फॉस्फोरस की तरह गार्लिक की ऑर्डर देता है, और हमने पढ़ा था गुडसीड टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, और हमने पढ़ा था ये कैडमियम टॉक्सिसिटी में, जैसे गोल्डन हेयर होता है वैसे इसमें भी गोल्डन हेयर आता है। फिर 3B पढ़ा था, 3B में हमने पढ़ा था ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, बोन इज़ द बेस्ट सैम्पल फॉर क्रोनिक पॉइजनिंग, और ये ब्लैक फुट डिजीज़ कराता है। फिर आर्सेनिक में हमने और कुछ नहीं करा। ओके, अब हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन द आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड द दिस थिंग, क्या बोलते हैं उसको, कॉलेरा। तो आपको ना एक निमोनिक याद करना पड़ेगा, TVP। ठीक है, TVP आपको ऐसे याद कर सकते हो, टीवी देख के पानी पी ली, है ना, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। तो मैं एक बार विश्वास में से भी देख लेती हूँ, आई डोंट वांट टू मिस एनी पॉइंट व्हाइल टीचिंग यू। तो TVP से क्या याद कर सकते हो, T से होता है थ्रोट पेन, V से होता है ओपन द ओके, TVP से क्या याद कर सकते हो, T से होता है थ्रोट पेन, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग और पर्जिंग। क्या होता है, पर्जिंग। पर्जिंग मतलब से उल्टी करने की जो फीलिंग होती है, ब्ले ब्ले, वो होता है पर्जिंग। ठीक है, और ये वॉमिटिंग होता है थ्रोट पेन। अब मुझे बताओ कि इसका जो सीक्वेंस है ना, टी पहले आता है, फिर वी आता है, फिर पी आता है, ये किस में होता है, दिस हैपन्स इन आर्सेनिक पॉइजन। बट अब आर्सेनिक और हम कॉलेरा के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, तो आर्सेनिक में TVP होता है, यानी कि पहले थ्रोट पेन, फिर वॉमिटिंग, फिर पर्जिंग। बट कॉलरा में क्या आता है, PVT, यानी कि पहले पहले क्या होता है, पहले आता है पर्जिंग, पर्जिंग आता है, फिर उसको वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, वॉमिटिंग की वजह से थ्रोट पेन हो जाता है। सो इसलिए PVT, यू कैन रिमेंबर, PVR जो सिनेमाज होते हैं उसमें आर की जगह T याद कर लेना, और आर्सेनिक का TVP याद कर लेना। तो ये तो आपके डिफरेंसेस हो गए। तो आप इसको 3 में डिवाइड कर, 3 डिफरेंसेस इसी के बेसिस पे लिख सकते हो। आप एग्जाम में लिख सकते हो, थ्रोट पेन इज प्रिसीडिंग द वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इज प्रिसीडिंग द पर्जिंग। अच्छा नहीं, आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फिर क्या होता है डिफरेंट, डिफरेंट होता है कि एक और चीज़ डिफरेंट होता है, वो है कि जो कॉलेरा में आपने पढ़ा होगा SPM में, राइस वाटर स्टूल्स होता है, SPM और माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, राइस वाटर स्टूल्स होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पानी पानी जैसा होता है। इसमें पानी पानी तो होता ही है, बट इसमें प्लस ना और भी चीज़ें आती हैं, म्यूकस और ब्लड। क्या क्या आता है, म्यूकस और ब्लड भी होता है स्टूल के अंदर। फिर इसकी जो वॉमिटस होती है ना, सेम चीज़ वॉमिटस में भी अप्लाई करेगी, इसमें म्यूकस भी होगी और ब्लड भी होगा वॉमिटस में। बट वॉमिटस में
सिर्फ पानी होगा इन केसेस ऑफ कॉलरा, ठीक है। अगला है स्टूल्स हो गया, वॉमिटस हो गया। फिर अब जो एनस है ना बंदे का, एनस, ये जो मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके एंड में एनस है, तो यहाँ के अराउंड ना उसको टेनिस वो होगा, पेन होगा बहुत ज़्यादा। तो अराउंड द एनस पेन होगा और टेनिसमस भी होगा। टेनिसमस मतलब क्या होता है? टेनिसमस मतलब उसको फील हो रहा है कि उसको वॉशरूम जाना है, उसको स्टूल पास करना है, बट वो कर नहीं पाता, वो जाता है बट वो पॉटी नहीं कर पाता है, सो दैट इज कॉल्ड टेनिसमस। तो टेनिसमस इज द अर्ज टू डेफिकेट बट ही इज नॉट एबल टू डेफिकेट, है ना। तो दैट इज प्रेजेंट वेयर ओनली इन आर्सेनिक पॉइजन। कॉलरा में टेनिसमस एंड पेन अराउंड द एनस, पेन अराउंड एनस नहीं होता है। उसके बाद है वॉइस। अब बताओ, उसको थ्रोट पेन तो बाद में हुआ, किसको? कॉलरा में थ्रोट पेन बाद में हुआ, यहाँ पे आर्सेनिक में पहले हुआ। तो आपको लॉजिक लग रहा होगा कि वॉइस डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन आर्सेनिक में होना चाहिए, नहीं। बट आपने ईएनटी में पढ़ा होगा, जो वॉइस डिसऑर्डर होता है ना, वो लैरिंजो ईसोफेगल रिफ्लेक्स की वजह से यूजुअली होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो मतलब एसिडिटी रिफ्लेक्स होता है। तो जो एसिडिक रिफ्लेक्स होता है वो ज़्यादा कॉमन किस में होता है? कॉलरा में होता है, कि कॉलरा इज प्राइमरी या gastroenteritis, no, gastrointestinal disorder. Arsenic poisoning is not a gastrointestinal disorder, it is a systemic disorder. तो gastrointestinal disorder में acid reflux कॉमन होगा, तो वॉइस डिसऑर्डर भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे वॉइस डिसऑर्डर एब्सेंट होगा। कॉलरा में वॉइस डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा और आर्सेनिक में वॉइस डिसऑर्डर एब्सेंट होगा। इसके बाद है कंजंक्टाइवा। कंजंक्टाइवा देखो यार, इतना तो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस है नहीं कॉलरा के, तो जीआईटी के अलावा जो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस है वो तो एब्सेंट होंगे ना। तो इसलिए कंजंक्टाइवा जो होता है वो सिर्फ आर्सेनिक पॉइजनिंग में कंजेस्टेड होता है, ठीक है, कंजेस्टेड होता है। बट कॉलरा में इट इज़ नॉट कंजेस्टेड, इट इज़ नॉट कंजेस्टेड। उसके बाद क्या है? उसके बाद सिंपल है कि लैब इन्वेस्टिगेशन। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे? लैब इन्वेस्टिगेशन में आर्सेनिक पे हमने ऑलरेडी 2-3 टेस्ट पढ़े थे, गुड सीड टेस्ट पढ़े थे, है ना। गुड सीड टेस्ट करा दो, रेंज टेस्ट करा दो, ये तो आप दोनों लिख ही लेना, कुछ याद ना आए तो। बट इससे भी अच्छा पता है क्या होता है? इसको कहते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ये ना कोई भी हैवी मेटल पॉइजन होता है ना, उसमें आप आंखें बंद करके लिख देना एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको रट लेना। एटॉमिक एक्सपोजन एक्सपोज क्या बोल रही हूँ मैं, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। सो दीज बोथ आर कॉमन इन ऑल हैवी मेटल पॉइजनिंग। तो ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ना, बेस्ट होता है, ठीक है, इनको करना होता है, ठीक है। और आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे एक्सरे में ना, एक्सरे में कुछ लेड लाइन्स आती है, लेड लाइन्स, ठीक है, वो हड्डियों में आती है, वो मेटाफाइसिस के आसपास आती है, ठीक है। अगर ये हड्डी है ना, तो मान लो ये ह्यूमरस है, तो यहाँ पे ऐसे ना लेड लाइन्स आएंगी। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लेड डिपोजिशन या कैल्शियम डिपोजिशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ द मेटाफाइजियल कार्टिलेज। अब एमसीक्यू आता है कभी कभी कि ये लेड लाइन्स का कारण क्या होता है। अब बच्चे टिक करते हैं कि लेड डिपोजिशन, या फिर वो टिक करते हैं कैल्शियम डिपोजिशन, बट इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो मेटाफाइजियल कार्टिलेजेस होते हैं यूजुअली जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, रिजॉर्प्शन होने लग जाती है ना। बट अगर मान लो लेड है, तो लेड पॉइजनिंग है, तो ये रिजॉर्प्शन बंद हो जाएगी, रिजॉर्प्शन नहीं होगी तो इससे क्या हो जाएगा? लेड लाइन्स दिखने लग जाएगा, ठीक है, लेड लाइन्स दिखने लग जाएगा, रिजॉर्प्शन ऑफ मेटाफाइजियल कार्टिलेज। ओके, तो हम क्या क्या देख सकते हैं? हमने कॉलरा में तो ये सब नहीं करना है ना, कॉलरा में तो भाई बस एक स्टूल सैंपल टेस्ट करना है, उसमें विब्रियो कॉलरा दिख गया तो अच्छी बात है, कल्चर कर लो, बस खत्म। इसमें बहुत सारा टेस्ट होता है आर्सेनिक पे खाली, ठीक है। तो आर्सेनिक में क्या क्या टेस्ट बताया मैंने आपको? एक्सरे कराओ, उसमें आपको लेड लाइन्स दिखेंगी। फिर आपको यूरिनरी कॉप्रोपोरफायरिन या कॉप्रोपोरफायरिनोजन चेक करना है। और आप केमिकल एनालिसिस जैसे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस या एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही डिफरेंसेस है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, वी विल रिवाइज लिटिल बिट द डिफरेंसेस ऑल्सो। तो ये ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, सॉरी अबाउट दैट। इसको अंडू कैसे करते हैं? हाँ, सॉरी ये तो मेरे सारे डिफरेंसेस गायब हो गए। हाँ, ओके, सो सबसे पहले तो टीवीपी याद करना है, यानी कि थ्रोट के बाद क्या है? वॉमिटिंग, फिर है पर्जिंग, ठीक है। थ्रोट पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, फिर पर्जिंग होता है। कॉलरा में पीवीटी होता है, यानी कि पहले पर्जिंग होता है, फिर वॉमिटिंग होती है, फिर थ्रोट पेन होती है। फिर हमें याद करना है वाटर प्लस म्यूकस प्लस ब्लड,
ये प्रोड्यूस होती है आर्सेनिक पे, जबकि ये क्या नाम है, कॉलरा में राइस वाटर स्टूल्स होती है, ठीक है। वॉमिटस के साथ भी सेम एक फंडा है। वॉमिटस में भी म्यूकोसा ब्लड होता है और कॉलरा में वॉमिटस जो होता है वो वाटरी होती है। फिर जो एनस है, ये एनस बनाया मैंने, पता नहीं क्या ही बना रखा है, ये जो भी है, चलो ये एनस है। एनस के अराउंड पेन होता है इन केसेस ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग, और टेनिसमिस भी होता है। टेनिसमिस मतलब टट्टी करने की आशा, बट टट्टी नहीं कर सकते, सिंपल। अब वॉइस डिसऑर्डर नहीं होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग में, जबकि कॉलरा में वॉइस डिसऑर्डर्स होती है। कंजंक्टिवा कंजेस्टेड होती है आर्सेनिक पॉइजन में, बट कॉलरा कंजेस्टेड नहीं होती है। और जो हम आर्सेनिक पॉइजन में टेस्ट करते हैं, गुडसी ड्रीम्स टेस्ट कर सकते हैं, और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एक्सरे में लेड लाइन्स दिखती है। ये हमने पढ़ा था कि लेड लाइन्स क्या होती है। लेड लाइन्स जो मेटाफेजल कार्टिलेज है उसका रिजॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसलिए ये लेड लाइन्स हमें दिखती है। तो ये भी हमारा हो गया है। थैंक यू, बाय।